एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करते हैं। सब लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जैसा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, सब लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उन पे सब लोग अपना फोकस बनाए रखें और पढ़ाई अच्छे वे में, अच्छे स्तर से आप लोग सब लोग स्टडी करते रहें और पढ़ाई करते रहें। और जीएस से रिलेटेड मुद्दों पर केवल इतना ही पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, जितना हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल या इन यूट्यूब क्लासेस में, हम ऑनलाइन क्लासेस में आपके डिस्कशन कर रहे हैं। इन्हीं टॉपिकों पर आप लोग लगातार डिस्कशन करते रहिए, इन्हीं टॉपिकों पर लगातार आप लोग फोकस बनाए रहिए। और जिन भी टॉपिकों की अखबार में लगातार आपकी चर्चा है, उन्हीं टॉपिकों से आप रिलेटेड बातें करते रहिए। बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप एनालिसिस करें, आप देखें, न्यूज पेपरों को आप देखें, न्यूज आप देखें, और जिन भी टॉपिकों को मैं आपके लिए लेकर आता हूं उन पे आप लगातार फोकस बनाए रखें। इनसे अलग कुछ नहीं आता। हमेशा जब कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका बेस जो होता है वो जनरल अवेयरनेस ही होता है, करंट अफेयर्स ही होता है। और करंट अफेयर्स के बहाने ही जिन आपकी टॉपिकों की चर्चा होती है, उन्हीं टॉपिकों को आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मालूम किया जाता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले, और उस मुद्दे का संबंध आपकी इन्वायरमेंट से है, पर्यावरण से है। और जैसा कि मैं आप लोगों से बोल देता हूँ कि जैसे कृषि वाला अगर कोई चैप्टर होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, या फिर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर कोई भी टॉपिक आपकी ग्लोब से रिलेटेड है, यानी कि सॉरी यूनिवर्स से रिलेटेड है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है, तो उन टॉपिकों पर आप ज्यादा फोकस किया करें, उनसे आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और नेक्स्ट ईयर आने वाले नए साल में मैं आप सब लोगों के लिए बता दूं कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड हो। आने वाले समय में हम लोग उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि भाई, जिन भी लोगों को इन चैनल से पता है, उन सभी लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में बताएं। और जिन भी ग्रुप से आप रिलेटेड हैं, व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं, किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड है, उन सभी ग्रुप में हमारे इस चैनल को शेयर करें। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आपके हमारे इसे सब्सक्राइब करें। और वीडियो जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो बड़ी वैल्यूएबल, बड़ी बेनिफिशियरी और पूरी जानकारी की होती है। शायद ऐसा कोई नहीं बताता, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा एक एक लाइन के आपके टॉपिक आप लोगों को बता के चले जाते हैं, आप से वो मेमोराइज भी नहीं होते, फिर रटने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में चीजें अगर याद रखनी है तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, ज्यादातर अपने ग्रुप्स वगैरह में, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव मोहल्ले या शहर वगैरह में ज्यादातर हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और लाइक वाले बटन को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करा करें। आइए एक नए, एक अच्छे टॉपिक पर हम आपकी हमारी आज बात करने वाले। और आज एक हाल फिलहाल में एक शब्द चर्चा में आया, आपकी जेईटीपी। मैं पहले इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, बड़े ध्यान से सुनना मुझे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। और कोशिश करें जिन भी टॉपिकों पर हम सब लोग मिलकर बातें करें, उनके पूरे नोट्स आपके पास हो बने हुए, पूरी डिटेल हो। और जहां से भी मैं बता देता हूं आप लोगों से कि इसके बहाने ये टॉपिक आप स्वयं बैठकर मेमोराइज कर ले, तो उसको आप खुद कोशिश किया करें कि आप मेमोराइज कर रहे हो। वहां से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। आप चाहे प्रीवियस सेट आपकी हमारी सर्च करके देखें, वहां से क्वेश्चन जरूर कंपलसरी प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम में। देखो, एक शब्द हाल फिलहाल में आपकी जेईटीपी, और आप सब लोगों को पता होगा, हर एक एग्जाम में एक ना एक शॉर्ट वर्ड आपसे, आपकी संक्षिप्त शब्द जो होता है वो आप लोगों से उसका फुल फॉर्म वगैरह आपकी जरूर मालूम किया जाता है। देखो, एक शॉर्ट वर्ड है और उस शॉर्ट वर्ड को आपकी हमारी बोला गया जेईटीपी। अब जेईटीपी का पहले मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं। देखो, इसका फुल फॉर्म होगा, जे फॉर है जस्ट, ई फॉर है एनर्जी, एनर्जी है ना, टी फॉर है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और पी फॉर है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, है ना। देखो, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपकी याद हो, जे फोर है आपकी जस्ट, ई फोर है एनर्जी, टी फोर है ट्रांजिशन, और पी फोर है पार्टनरशिप। जस्ट का मतलब होता है आपकी केवल, है ना। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ट्रांजिशन का मतलब होता है आपकी रिप्लेस करना, स्थानांतरित कर देना, और पार्टनरशिप का मतलब होता है समझौता। यानी कि आप ऐसे करके इस वाली बात को आप समझो, और कोशिश करना कि आप सब लोगों की समझ में आ जाए ये चीजें। देखो, अभी हमने इन्हीं क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया होगा कि एक अभी सम्मेलन हुआ है,
और इस वाले सम्मेलन का संबंध था UNFCCC सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी और ये बैठक की गई थी आपकी COP27 के नाम से। और COP27 के नाम से इस वाली बैठक का आयोजन 2022 ईस्वी में, आपको अगर याद होगा तो नवंबर माह में हमने अभी इन यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन करा है। प्लीज देख लो उस क्लास को, बड़ी महत्वपूर्ण है और वहां से पहले भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और फिर इस वाले वर्ड का संबंध इसी वाले टॉपिक से है। नवंबर 2022 ईस्वी में UNFCCC समझौते के तहत जो देश शामिल है, यानी कि जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत जो देश शामिल है उनको कोप बोला जाता है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसके 27वें नंबर की बैठक नवंबर 2022 ईस्वी में एक देश है आपकी मिस्र और उस देश का एक शहर है आपकी जिसका नाम था शर्म अल शेख। इस वाले शहर में इस वाली बैठक का आयोजन किया गया। तो वहां पर आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, मैंने पूरी एक वीडियो इस पर बनाई हुई है, कृपया करके जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है सुकून के साथ बैठकर उसके नोट्स बना ले और इस वीडियो को देख ले, इससे बहुत ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की। अब इस वाली आपकी बैठक में शर्म अल शेख में जो बैठक हुई थी, इस वाली बैठक में भारत के द्वारा भी भाग लिया गया और भारत की ओर से जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है आपकी, उनका नाम भी आपको याद ही होगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव साहब के द्वारा इस बैठक में आपके पार्टिसिपेट किया गया, भारत की तरफ को, भारत की ओर से रिप्रेजेंट इंडिया को किया गया। शर्म अल शेख मिस्र एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहां पर इस बैठक हुई। इस बैठक में अगर आपको याद होगा तो ध्यान से आपकी हमारी याद करना इसको, एक फंड की स्थापना हमारे द्वारा की गई। फंड का मतलब हिंदी में होता है कोष, और इस वाले फंड की स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल भारत ने अदा करा और इस वाले फंड का नाम था लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज फंड, ये है ना। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब होता है कि नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष, नुकसान एवं क्षति कोष, इसकी स्थापना की गई। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो बड़ी अच्छी समझ में आएगा आपकी। इस वाले कोष की स्थापना की गई इस वाली बैठक में, COP27 की इस बैठक में। तो आपको कोप के बारे में पहली जानकारी है कि सबसे पहली बैठक 1995 ईस्वी में बर्लिन में हुई है। पिछले साल इसकी बैठक 2021 ईस्वी में ग्लासगो स्कॉटलैंड में की गई। इस साल इसकी बैठक मिस्र के शर्म अल शेख शहर में की गई। अगले साल COP28 की बैठक दुबई में की जाएगी, जो संयुक्त अरब अमीरात की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है, क्योंकि कैपिटल जो है संयुक्त अरब अमीरात की वो अबू धाबी है। इतना आपको है ना याद होना चाहिए। अब इस वाले कोष की अगर हम बात करें, लॉस एंड फंड कोष में नुकसान एवं क्षति कोष की स्थापना जब की गई तो आपको याद होगा कि इसमें यह कहा गया था कि जितने भी विकसित देश हैं, जो अमीर देश है ना, जो विकसित देश है, अमीर देश है, वो सब लोग आपकी हमारी प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष जो है वो सब लोग आपकी हमारी 100 अरब डॉलर की एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। वित्तीय सहायता देखो ध्यान से समझना, उसके बाद ही जेईटी भी समझ में आएगा आपकी। एक वित्तीय सहायता आपकी फाइनेंशियल हेल्प आपकी प्रोवाइड कराएंगे और ये वित्तीय सहायता जो विकसित देश होंगे वो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध कराएंगे। विकासशील या गरीब जो देश है उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। और इस वाली वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने का मकसद ये होगा कि भाई जो विकसित देश है उनके पास तो टेक्नोलॉजी है ऊर्जा को उत्पादित करने की, लेकिन जो विकासशील देश है, इन विकासशील देशों के पास अभी भी एनर्जी को उत्पादित करने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो कार्बन का उत्सर्जन ना कर सके। अब जैसे करके विकासशील देशों में कार्बन का सॉरी ज्यादातर एनर्जी को जो जनरेट किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, वो पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, कोयले वगैरह, इनसे उत्पादित किया जाता है। तो अब अगर उनसे हम एनर्जी को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको उत्पादित करते हैं, तो उससे कार्बन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इस कार्बन के प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए, इस रीजन से हमने एक फंड कोष की स्थापना करी और उस वाले फंड कोष का नाम लॉस एंड डैमेज फंड कोष रखा गया, नुकसान एवं क्षति कोष उसका स्थापना रखा गया। यानी कि मतलब ये होगा कि अगर हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये कहा गया था कि लॉस एंड डैमेज, ये वाला आपकी हमारी लॉस एंड डैमेज जो फंड होगा, इस फंड से विकसित देश जो होंगे, विकसित देश वो विकासशील या गरीब देशों को उनकी ऊर्जा के उत्पादन करने में जो कार्बन का स्तर होगा,
कार्बन का स्तर उसे शून्य स्तर तक ले जाने में, शून्य स्तर तक ले जाने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। और इसी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपकी जो फंड कोष बना उसका नाम आपकी L&DF रखा गया, लॉस एंड डैमेज फंड कोष उसका नाम रखा गया। और 50 इसमें आपकी 2030 ईस्वी तक, मैंने उस वीडियो में पूरा डिस्कशन करा होगा, उसमें 2030 ईस्वी तक आपकी इस वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने का वादा निर्धारित किया गया है। अब इसमें ये होगा, इसमें ये है कि देखो एक बात ये है कि कार्बन स्तर शून्य, तो कार्बन स्तर शून्य का मतलब ये होता है कि जितना हम कार्बन को उत्पादित करें उतना ही हम लोग कार्बन को अवशोषित भी कर ले, अवशोषित। तो कार्बन को उत्पादित, उत्पादित है ना, जितना हम जनरेट करें उतना ही हम समाप्त कर दें। तो अगर उत्पादित की मात्रा अवशोषित की मात्रा के बराबर हो जाती है तो इस स्तर को क्या बोल दिया जाता है, आपके कार्बन शून्य स्तर कहा दिया। अब देखो विकसित देशों के पास तो टेक्नोलॉजी है, वो देश तो अपने देशों के अंदर आपकी ज्यादातर आपकी टेक्नोलॉजी से, पैसे के आपकी हमारी बलबूते, वो देश अपने देशों में कार्बन स्तर को शून्य ले जा सकते हैं। लेकिन जिन देशों के पास फंड ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उन देशों के पास और कोई भी आपकी रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है, तो वो देश फिर कैसे करेंगे। तो उन देशों के लिए फिर ये आपकी हमारी समझौता हुआ L&DF के नाम से कि विकसित देश आपकी ऐसे देशों को कार्बन स्तर शून्य ले जाने तक मदद करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और धीरे 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 कार्बन के स्तर को आपकी आने वाले समय में शून्य स्तर तक ले जाएंगे। कार्बन स्तर को शून्य स्तर तक ले जाने का मकसद ये है, तो मेन चीज फोकस है किसी भी एनर्जी में कार्बन को उत्पादित ना करना, या उत्पादित अगर आप कर भी रहे तो उसको आपकी जीरो स्टैंडर्ड तक या जीरो लेवल तक आपको पहुंचाना, इसीलिए समझौता हुआ। अब इसी को अगर हमने ध्यान से समझा है तो फिर इसी आपकी हमारी समझौते को आगे बढ़ाते हुए एक आप ऐसे करके मान ले, अगर हम इसके बारे में आ जाते हैं तो देखो पहली बात तो आपको उसके बारे में पता हो, फिर अब इस पे आते हैं। अब ऐसे करके अगर हम आ जाते हैं तो फिर एक आपकी हमारी इसके, या तो आप ये मान लो कि एक संस्था या तो आप ये मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और इसका संबंध भी लगभग L&DF से है, जैसे COP27 में हुआ। अब देखो इसमें काम क्या होगा, जैसे यहां नाम लिखा हुआ है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स होता है समझौता, ट्रांजिशन मीन्स होता है आपके रिप्लेस करना चीजों को, रिप्लेस करना, देखो मतलब समझ लो इसका, ट्रांजिशन मीन्स होता है रिप्लेस करना चीजों को, यानी कि ये एक तरीके से एक ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसा समझौता है, अगर हमारी वो समझ में आ गया होगा तो एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ये जो आपकी हमारी संस्था होगी वो देशों से पैसा इकट्ठा करेगी, देशों से पैसा इकट्ठा करेगी, है ना, देशों से पैसा इकट्ठा करे या फिर आपकी व्यक्तियों से ये पैसा इकट्ठा करे। और व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा या देशों से पैसा इकट्ठा करने के बाद ये फिर आपकी हमारी कुछ देशों के साथ, कुछ देशों के साथ ये पार्टनरशिप करेगी, पार्टनरशिप ये वाला है ना, कुछ देशों के साथ आपकी पार्टनरशिप की जाएगी, और उस पार्टनरशिप में कोशिश ये की जाएगी कि जो देश अपने देश के अंदर जो ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, विद्युत को जनरेट करते हैं, ऊर्जा का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक ही होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, तो उन देशों में यदि हम लोग बात करेंगे तो ये कैसे करके कार्बन आधारित जो ऊर्जा होती है, कार्बन आधारित जो ऊर्जा होती है उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, कैसे रिप्लेस हम लोग आपके कर सकते हैं। तो मेन मकसद तो फिर यहां पर है कि किस प्रकार हम लोग जो होंगे, जैसे कार्बन आधारित ऊर्जा है, यानी कि जैसे आजकल आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन जैसे आपके कोयले से हो रहा है, यह जैसे आपकी हमारी पेट्रोल से हो रहा है, यह जैसे आपकी डीजल से हो रहा है, यह जैसे करके अगर हम बात करें, ध्यान से ये सारे नाम आपको याद हो, जीवाश्म ईंधन से आपकी इनका उत्पादन हो रहा है। तो अगर जीवाश्म ईंधन का मतलब फोसिल्स, फॉइल होता है, फोसिल्स का मतलब जीवाश्म का मतलब कोयला, जीवाश्म का ये एक एग्जांपल होता है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जीवाश्म ईंधन है, इनसे अगर हम विद्युत का ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इनसे कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो अब इससे कार्बन आधारित ये जो ऊर्जा उत्पादित हो रही है, इस ऊर्जा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये पैसा इकट्ठा करेंगे लोगों से, आपके देशों से, फिर देशों के साथ आपकी पार्टनरशिप करेंगे, और फिर ये या तो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे,
टेक्नोलॉजी, या तो हम इसको डेवलप करेंगे, या फिर ये जो आपकी हमारी संस्था होगी कोई अन्य आपकी हमारी संसाधन होंगे या उनको देखेगी आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आपकी हमारी प्रशिक्षण प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है, यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार इस पैसे का प्रयोग देशों के साथ टाई अप करके ऊर्जा को ऐसे रूप में आपकी हमारी परिवर्तित कर सके जहां आपकी कार्बन का उत्सर्जन ना हो, उसके लिए आपकी हमारी जो एक समझौता हुआ एक संस्था बनी है, और उस वाली संस्था का नाम क्या रखा गया, आपकी जेईटीपी रखा, ये है जेईटीपी। तो जेईटीपी के पास पैसा कहां से आएगा, ये देशों के साथ आपकी या व्यक्तियों के साथ आपकी एक ग्रुप बनाएगी, वहां से पैसा इकट्ठा करेगी, फिर इस पैसे का प्रयोग वो ऐसे देशों के साथ समझौता करके करेगी जिन देशों में कार्बन आधारित ऊर्जा ज्यादा जनरेट हो रही है, और उन देशों को ये टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगी, उन देशों को ये प्रशिक्षण मुहैया कराएगी, कुछ अन्य तरीके होंगे जिससे ऐसी ऊर्जा को खत्म किया जा सके जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, और ऐसी ऊर्जा में इसे तब्दील किया जा सके जिसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं। उसके लिए जो एक समझौता हुआ है, उस वाले समझौते का नाम क्या रखा गया है, आपकी जेईटीपी रखा गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये काम करेगा जैसे आपकी लॉस एंड डैमेज आपकी फंड जो होता है जिसकी स्थापना COP27 के दौरान की गई। तो इसका मतलब मूल अगर इसकी हम प्रमुख रूप से बात करेंगे तो प्रमुख रूप से इसका समझौता जो है वो आपकी एनर्जी के स्रोतों को रिप्लेस करना है, एनर्जी के स्रोतों को तो रिप्लेस करना है ना, और वैसे भी इसमें आपकी हमारी एनर्जी वर्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब मैं एक बार यहाँ स्पेसिफिक रूप से आपकी लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से आपकी इसे पेन डाउन कर लें और लिख लें कि ये एक ऐसा समझौता होगा, एक ऐसा समझौता होगा जो देशों के साथ मिलकर, देशों के साथ मिलकर, है ना, देशों के साथ मिलकर कार्बन आधारित ऊर्जा, कार्बन आधारित ऊर्जा के स्रोतों को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, उस वाले समझौतों को आपकी हमारी क्या कहा जाएगा, आपकी जेईटीपी का। पैसा कहां से आएगा, व्यक्तियों के साथ टाई अप करेगी, जिन देशों के साथ ये समझौते करेगी उन देशों में आपकी हमारी अब रिप्लेस कैसे कराएगी, कि रिप्लेस कराने का मकसद ये होगा कि या तो उन देशों को ये आपकी टेक्नोलॉजी आपकी मुहैया कराएगी, या उन देशों को आपकी भैया प्रशिक्षण मुहैया कराएगी कि ऐसा प्रशिक्षण दें, और कोई ना कोई विकल्प तलाशा जाएगा, कोई ना कोई एक आपकी विकल्प तलाशा जाएगा, और इस विकल्प का मतलब ये होगा कि कोयले आधारित विद्युत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, किस प्रकार हम डीजल आधारित विद्युत को हम खत्म कर सकते हैं, पेट्रोल आधारित आपकी हमारी एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं, बहरहाल आपकी जीवाश्म आधारित आपकी ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं। ये कोई ना कोई विकल्प तलाशेगी और विकल्प इनके जरिए आपकी तलाशा, ये पूरा समझौता हुआ है। अब देखो क्या हुआ है आपकी, मैं आप लोगों को आपकी इसमें बताऊं ना, आप लोग ध्यान से सुनना इन सारी चीजों को, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपको पता हो पूरा इसके बारे में। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे जेईटीपी एक आपकी हमारी संस्था कह लो या इसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ऐसी ही एक और संस्था आपकी पहले से काम कर रही है। ऐसे ही अगर एक संस्था के बारे में बात करेंगे तो एक संस्था जो है आपकी वो पहले से काम कर रही है, और इस वाली संस्था का नाम है ESG, ये वाली, इसका पूरा नाम लिखें, इसका पूरा नाम है आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंटल, द ग्लोबल इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक का मतलब आपकी हमारी भाई नहीं सॉरी, द ग्लोबल इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, देखो ये वाली है ना, सोशल एंड गवर्नेंस, ये एक और संस्था है भाई, ये पहले से इस रूप में काम कर रही है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म आपकी ESG का, यहाँ इसका मतलब आपकी ग्लोबल जो है यहाँ नहीं लगाया गया है, लेकिन फुल फॉर्म में इसके ग्लोबल जरूर आएगा। ऐसे शब्द बहुत ज्यादा आते हैं आपको एग्जाम में कि ESG का फुल फॉर्म अगर मालूम कर रही है तो हम तो केवल ESG को आपकी हमारी मैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म होगा आपकी हमारी, यहाँ ई से पहले साइलेंट वर्ड है द ग्लोबल, ई का मतलब है इन्वायरमेंट, एस का मतलब है सोशल और जी का मतलब है गवर्नेंस।
ये संस्था पहले से काम कर रही है और इस संस्था के द्वारा भी जो काम किया जा रहा है ना, वो काम उसी रूप से किया जा रहा है कि किस प्रकार जो है, किस प्रकार कार्बन आधारित, किस प्रकार कार्बन आधारित ऊर्जा के स्रोतों को रिप्लेस करके, ऊर्जा के स्रोतों को रिप्लेस करके, रिप्लेस करके ग्रीन एनर्जी स्रोतों में तब्दील किया जा सके, ग्रीन एनर्जी स्रोतों में तब्दील किया जा सके, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज तब्दील किया जा सके। ये वाला, ये संस्था भी पहले से यही काम कर रही है, यानी इस संस्था के द्वारा भी यही काम किया जा रहा है कि देशों से, व्यक्तियों से आपकी फंड इंक्लूड किया जाता है और ऐसे देशों के साथ आपकी टाई अप या पार्टनरशिप या समझौते किए जाते हैं जिन देशों में कार्बन आधारित ऊर्जा बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है और ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग आपकी हमारी सर्च करने की, तलाश करने की कोशिश करते हैं जिससे कार्बन आधारित ऊर्जा को हम लोग आपकी खत्म कर सके। याद रखना भाई, ESG सबसे अच्छा काम कर रही है इस समय आपकी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। अब लिख लेना, मैं कुछ देशों के नाम लिख देता हूं। अभी हाल फिलहाल में आपकी भाई इसमें ESG की जो आपके सदस्य देश है ये आपको जरूर याद होने चाहिए। एक तो दक्षिण अफ्रीका ही हो गया, एक आप लिख लेना इसमें है आपकी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, एक इसमें लिख लेना आपकी स्पेशल आपकी भारत भी इसका सदस्य देश है आपकी, इसमें एक लिख लेना आपकी वियतनाम है और एक इसका सदस्य देश है आपका सेनेगल। ये जरूर याद हो आपकी, भारत है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, वियतनाम है और सेनेगल है, ये सदस्य देश आपकी ESG के है। तो भारत ESG को पहले ही मान चुका है और हम लगातार कोशिश करें कि क्यों ना ऐसे स्रोतों को, ऐसे रिसोर्सेज को हम अपनी एनर्जी जनरेट करने में लगाएं जो ग्रीन एनर्जी के स्रोत होंगे। अब ग्रीन एनर्जी के स्रोतों में तो इसका मतलब JETP और ये वाले समझौतों का दोनों का संबंध जो है आपकी वो पर्यावरण के टॉपिक से है, इन्वायरमेंटल वाले टॉपिक से है और इसका संबंध क्यों ना आपकी COP27 के जो हमने L&DF आपकी हमारी पढ़ा है उससे लेकर है आपकी। तो आप पूरी डिटेल में आप इन चीजों को समझे और पढ़े। अब पढ़े इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आप जाकर, अब पढ़िए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, अब आप पढ़िए आपकी कोयला क्या होता है, अब आप पढ़िए डीजल और पेट्रोल आपकी कैसे विद्युत ऊर्जा का या कैसे एनर्जी का आपकी जनरेट होता है। अब आएंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं आएंगे। कोशिश तो करें हम सब लोग आपकी समझने की किस प्रकार अखबारों में चीजें चर्चा में आती है और उन्हें न्यूज से रिलेटेड आपकी जो खबरें होती है उनसे GS कैसे बन जाती है। तो GS बनाने का जो बेस होता है वो जनरल अवेयरनेस ही होता है, वो करंट अफेयर्स ही होता है। उसी करंट अफेयर से आप लोग आपकी हमारी न्यूज बनाए और उसी से रिलेटेड आपकी हमारी जो भी तथ्य होते हैं वो आपके अखबारों में चर्चा में आ जाते हैं। सीधा सीधा है। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ एक टॉपिक, तो JETP का पूरा नाम याद रखना, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ESG का फुल फॉर्म होगा द ग्लोबल एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इसका सदस्य देश अभी भारत बना है, इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि भारत उसका सदस्य देश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, हम उसकी मेंबरशिप लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, इसका भी आपकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। अब देखो अगर हम कोशिश करते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा के जाता हूं, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो जोर है वो ये कह रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन उत्सर्जन जो है वो हमें आपके शून्य स्तर पर ले जाना है। केवल शून्य स्तर पर ले जाना, चाहे वो JETP की बात हो या चाहे आपकी ESG की। देखो हमने जिन दोनों संस्थाओं के बारे में बात करा, JETP या ESG, इन दोनों संस्थाओं के बारे में यदि हम देखते हैं तो इनका मकसद तो यही है ना कि जो कार्बन लेवल होता है उसको जीरो तक ले जाना। जीरो तक ले जाने का मकसद ये नहीं है कि एनर्जी को हम बनाना छोड़ देंगे या विद्युत का उत्पादन करना छोड़ देंगे। इसको मतलब ये होता है कि हम ऐसे आपकी हमारी ऊर्जा के स्रोत अपनाएंगे जिससे जितना कार्बन का उत्सर्जन हो उतना ही कार्बन का अवशोषण हो जाए। जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना ही आपकी हमारी कार्बन का क्या हो जाए, आपका उतना ही आपकी अवशोषण हो जाए। उससे है मकसद, मकसद उससे नहीं है कि हम लोग आपकी बिल्कुल एनर्जी बंद कर देंगे आपकी उत्पादित करना। अब देखो यहाँ एक चीज मैं आपको समझा के जाऊंगा ध्यान से। देखो अगर हम लोग बात करें तो कार्बन उत्सर्जन जो होता है वो मेनली आपकी हमारी किससे होता है, विद्युत का उत्पादन करने में, उत्पादन करने में, है ना, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करने में। अब विद्युत का उत्पादन करो या ऊर्जा का उत्पादन करो तो मैं आप लोगों को बड़े ध्यान से लिखना, विद्युत का उत्पादन या ऊर्जा का उत्पादन दो स्रोतों से होता है, दो रिसोर्सेज होते हैं। एक रिसोर्सेज होते हैं आपकी व्यावसायिक स्रोत, व्यावसायिक स्रोत,
व्यावसायिक स्रोत जो होते हैं इनको कमर्शियल रिसोर्सेज कह देते हैं, इनको परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, परंपरागत स्रोत। इन्हीं को गैर नवीनीकृत स्रोत भी कहा जाता है, नवीनीकृत स्रोत। ये वाला हर साल जितने भी टेट और सुपर टेट के और सी टेट के एग्जाम होते हैं और बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के सेंटर लेवल के, हमेशा ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपने इतना भी याद कर लिया, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी तथ्य ये वाला है कि अगर ये याद कर लिया तो ऐसे मान लो कि 1 या 2 नंबर हर एग्जाम में कंपटीशन में आपकी बिल्कुल कंपलसरी कंप्लीट हो जाएगा आपका। दो स्रोत होते हैं, मैं दोनों स्रोतों को बता देता हूं। ऊर्जा उत्पादित करने के आपकी दो स्रोत होते हैं, दो रिसोर्सेज होते हैं, उनमें से एक रिसोर्सेज जो है ना, उन रिसोर्सेज को व्यावसायिक स्रोत, परंपरागत या गैर नवीनीकृत स्रोत बोला जाता है। देखो, अगर किसी भी देश में ऊर्जा का उत्पादन है ना, जो ऊर्जा होती है उसका उत्पादन कोयले से होता है ना, या फिर आपकी हमारी पेट्रोलियम ईंधन से होता है, पेट्रोलियम ईंधन से होता है, या फिर आप ऐसे मान ले प्राकृतिक गैस से होता है, प्राकृतिक गैस से होता है ना, या फिर आपकी परमाणु ऊर्जा से होता है, परमाणु ऊर्जा। ये चार बातें आपने रट ली, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ऐसे करके मान लो पेट्रोलियम ईंधन से, कोयले से, प्राकृतिक गैस से, परमाणु ऊर्जा से, इन सब चीजों को हम लोग आपकी जीवाश्म ईंधन ही तो कहते हैं। किसी दिन में पूरी क्लास आपकी जीवाश्म ईंधन पर बनाएंगे जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा है जो आपकी न्यू ईयर आ रहा है 2023, इसी से आपका हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपका हमारी पर डे एक टॉपिक आपकी क्लैरिफाई हम करें, वो किसी भी सब्जेक्ट से चाहे रिलेटेड हो आपकी। तो अगर किसी भी देश में ऊर्जा का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम ईंधन, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से होता है, तो इन वाले जो स्रोत होते हैं ना, ये वाले, ये जो मैंने यहाँ 4 स्रोत लिखे, इन वाले स्रोतों को, ऊर्जा के उत्पादन करने वाले स्रोतों को व्यावसायिक स्रोत, परंपरागत स्रोत या गैर नवीनीकृत स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत होते हैं आपके हमारे ये वाले। अब ऊर्जा के दूसरे स्रोत जो होते हैं ना आपकी, एक तो ये स्रोत हो गया, एक तो इससे उत्पादित होती है। ऊर्जा का दूसरा जो स्रोत होता है, उन वाले स्रोतों को इनका बिल्कुल रिवर्स कह दो। एक स्रोत होते हैं ऊर्जा को उत्पादित करने के अव्यावसायिक स्रोत, अव्यावसायिक, अव्यावसायिक को हम लोग गैर परंपरागत भी कह देते हैं, गैर परंपरागत, नाम याद रख लेना, परंपरागत। और इन वाले स्रोतों को आपकी नवीनीकृत स्रोत भी कहते हैं, नवीनीकृत स्रोत। देखो, अगर ऊर्जा का उत्पादन, ध्यान से सुनना और इन्हें लिख जरूर लियो, अगर ऊर्जा का उत्पादन आपकी सौर ऊर्जा से होता है, सौर ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी, अगर ऊर्जा का उत्पादन आपकी अक्षय ऊर्जा से होता है, अक्षय ऊर्जा को हम लोग आपकी पवन ऊर्जा कहते हैं, है ना। अगर ऊर्जा का उत्पादन आपकी लघु विद्युत ऊर्जा से, लघु जल विद्युत से होता है, लघु जल विद्युत, देखो जल विद्युत नहीं लिखा हमने यहाँ, लघु जल विद्युत लिखा। अगर आपकी ऊर्जा का उत्पादन आपकी भूतापीय ऊर्जा से होता है, भूतापीय ऊर्जा से ऐसे ज्वालामुखी या भूकंप से आपकी, अगर आपकी ऊर्जा का उत्पादन जो है वो ज्वारीय ऊर्जा से होता है, ज्वारीय ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, ज्वार, भाटा, टाइड एंड ईब। अब देखो, अगर ये याद हो गई, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, लघु विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो है, ये सारे के सारे कैसे स्रोत है आपकी हमारी गैर व्यवसायिक या अव्यवसायिक है, या गैर परंपरागत या स्रोत है। तो दो तरीके से आपकी ऊर्जा का उत्पादन होता है, नवीनीकृत और एक होती है गैर नवीनीकृत। गैर नवीनीकृत को परंपरागत या गैर अव्यवसायिक भी कह देते हैं, इन्हें अव्यवसायिक या गैर, ये नाम जरूर रख लियो, मेरी गारंटी यहां से क्वेश्चन जरूर हो जाता है हर साल। आपने देखा भी होगा, टेट सुपर टेट स्टेट लेवल के, टीचिंग लेवल के एग्जामों में तो जरूर ही आता है। अब इनमें से अगर इन स्रोतों की बात करें ना, जैसे सौर ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, तो इनसे ऊर्जा में आपके उत्पादन करने में कार्बन बहुत कम उत्पादित होता है, कार्बन बहुत कम उत्पादित होता है। इनमें तो बिल्कुल ही कार्बन शून्य होता है, सौर ऊर्जा में आपकी हमारी, इसमें तो कार्बन जो होता है वो शून्य होता है, इसमें कार्बन का कोई भी उत्पादन नहीं होता, और इसीलिए इस वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग आपकी ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ये ग्रीन एनर्जी होती है ये वाली। इनमें थोड़ा थोड़ा होता भी है, तो इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब मेनली अगर हम लोग बात करेंगे, तो जिस आपके मुद्दे को लेकर हम लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा आपकी इस समय चर्चा में है, उस अगर हम मुद्दे को बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो कार्बन का उत्पादन है, कार्बन का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा, वो व्यावसायिक स्रोतों से होता है। और व्यावसायिक स्रोतों में भी कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कोयले पर आधारित, कोयले पर आधारित विद्युत से किया जाता है। इससे
कोयले पर आधारित जो विद्युत होती है ना, इससे कार्बन का उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ये बात, यहां से कोयले के उत्पादन से अगर विद्युत आपकी उत्पादित होती है तो उससे सबसे ज्यादा आपके कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोशिश करें कि कोयले आधारित जो विद्युत होती है, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, इसे भी आप लिख लेना, कोयले आधारित जो विद्युत होती है ना, इस वाली विद्युत को हम लोग आपकी तापीय विद्युत कहते हैं भाई। यहाँ याद रखना, आपकी तापीय विद्युत को इंग्लिश में थर्मल पावर बोला जाता है, थर्मल पावर कहते हैं। अब थर्मल पावर में लिख लेना कि एक तो कोयले से उत्पादित होने वाली जो विद्युत होती है, एक आपकी जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होने वाली जो विद्युत होती है, एक आपकी प्राकृतिक गैस से आपकी उत्पादित होने वाली जो विद्युत होती है ना, इस वाली विद्युत को आपकी क्या बोला जाता है, तापीय विद्युत कहते हैं, थर्मल पावर बोल दिया जाता है। अब आप एक आंकड़ा लिख लो, भारत में जितनी भी आपकी विद्युत का उत्पादन होता है ना, भारत में आपकी कुल विद्युत का, आपकी हमारी कुल विद्युत में सर्वाधिक जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान जो है आपकी, ये आंकड़ा बड़ा जरूरी है, आप लिख लेना, सर्वाधिक योगदान जो है कुल विद्युत उत्पादन में भारत में जो है वो तापीय विद्युत का है, तापीय विद्युत का। और तापीय विद्युत में सर्वाधिक जो है, तापीय विद्युत में, क्योंकि तापीय विद्युत के भी कई सारे स्रोत हैं, उसमें आपकी किसका है सर्वाधिक योगदान, आपकी कोयले आधारित आपकी विद्युत का है। एक आंकड़ा मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 57.3% ऊर्जा जो है भारत में वो तापीय विद्युत से उत्पादित की जाती है। देखो भारत में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर उत्पादित होने वाली विद्युत में आपकी सबसे पहले नंबर पर है आपकी तापीय विद्युत, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन आपको। दूसरे नंबर पर आती है आपकी अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आपकी जल विद्युत है, जल विद्युत। और चौथे नंबर पर आती है आपकी परमाणु विद्युत, ये वाली, ये चार नाम भी अगर आपने याद कर लिए और व्यवसायिक गैर व्यवसायिक स्रोत तो आपकी आराम से समझ में आ जाएगा। तापीय विद्युत, अक्षय ऊर्जा, ये सर्वाधिक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर और उसके बाद आपके चौथे नंबर पर। अब देखो यहाँ समझने वाली एक बात यह है कि इसका मतलब भारत में सर्वाधिक जो आपकी विद्युत का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तापीय विद्युत। तो तापीय विद्युत में सर्वाधिक जो आपकी विद्युत का उत्पादन है वो किसके, आपकी हमारी द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है भैया आपकी कोयले से। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब भारत में सर्वाधिक जो, भारत में अगर हम सर्वाधिक विद्युत के उत्पादन में देखें तो सर्वाधिक विद्युत का जो उत्पादन होता है वो कोयले आधारित विद्युत से होता है, कोयले से, है ना। तो भारत लगातार आपकी इस बात का विरोध करता है कि बिल्कुल ही आपकी खत्म कर देना चाहिए। क्यों? अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोगों को आपके कोयले के बारे में तो समझना पड़ेगा ना, कोयले के बारे में अब आपको याद होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे से कुछ चीजें आपकी समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से लिख लेना। देखो 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लिख लेना भाई, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो करता है, सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश जो है वो पहले नंबर पर है आपकी भैया अमेरिका, दूसरे नंबर पर है इसमें चाइना और तीसरे नंबर पर इसमें जो आता है वो भारत आता है। ये वाला आंकड़ा आपको याद, सबसे पहले नंबर पर, सॉरी, सबसे पहले नंबर पर है आपकी चाइना, दूसरे नंबर पर आता है आपकी अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है आपके भारत। ये कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश है। इनमें अगर हम भारत में बात करें तो लिख लेना, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है, कोयले का वो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो करता है आपकी भाई, नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर आता है आपकी झारखंड, झारखंड और तीसरे नंबर पर आता है इसमें आपकी उड़ीसा। ये आपको जानकारी हो, तीसरे नंबर पर आपकी कौन सा राज्य आता है, उड़ीसा, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़। ये 2022 के नवीनतम, पहले झारखंड हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, सबसे पहले पे चाइना, अमेरिका और उसके बाद भारत है। तो इसका मतलब जहां कोयले से विद्युत बनेगी वहां कार्बन का सर्वाधिक उत्पादन होगा। अब मैं एक जानकारी और आप लोगों को यहाँ दे दूं, अगर हम कोयले के बारे में बात करें, देखो एक बात और आप समझ लो, कोयला जो है, कोयला, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक ठोस कार्बनिक ईंधन है ना, एक ठोस कार्बनिक ईंधन है, यानी जिसमें आपके कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन की उपस्थिति के आधार पर ना एक बड़ा अच्छा आंकड़ा लिख लें, अब कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर ये जो कोयला होता है, कोयला, ये 4 प्रकार का होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है।
सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला जो होता है ना, निम्न क्वालिटी का कोयला, ये बात सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है नंबर 1 पर, उसका नाम होता है पीट, और इसमें 40% से कम कार्बन होता है, यानी कि जिस कोयले में कार्बन जितना कम है वो कोयला उतना ही लो कैटेगरी का होगा, निम्न क्वालिटी का होगा, और इसका नाम होता है पीट। दूसरा कोयला होता है आपके लिग्नाइट। इसमें कोयले की कार्बन की परसेंटेज 40 से 55% आपकी कार्बन होता है। उसके बाद तीसरा होता है आपकी हमारी बिटुमिनस, बिटुमिनस इसमें 55 से लगभग आपकी हमारी 80% के आसपास आपकी कार्बन होता है। और उसके बाद होता है आपकी एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड इसमें लगभग आपकी 85 से 95% जो होता है वो कार्बन होता है। तो इसका मतलब सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला जो है ना, सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट है, और सबसे बेकार क्वालिटी पीट होती है। और इसमें जो आपकी लिग्नाइट होता है ना, इसको एक आंकड़ा और लिख लेना, आपके लिग्नाइट कोयला जो होता है इसे आपके भूरा कोयला, भूरा भूरा कोयला आपकी हमारी किसे बोला जाता है, लिग्नाइट को। तो कम से कम आपकी पूरी जानकारी हो ना। अब देखो कोयले के बारे में भी आपको पता चल गया, कोयला एक कैसा ईंधन होता है, भारत में कौन सर्वाधिक उत्पादन करता है, तापीय विद्युत क्या होती है, व्यावसायिक स्रोत क्या होती है, गैर व्यवसायिक स्रोत क्या होते हैं, परंपरागत या नवीनीकृत या गैर नवीनीकृत में आपकी कोयले के प्रकार क्या होते हैं, कोयले को किसके आधार पर बांटा गया है, 4 प्रकारों में, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर। और ये आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला। आप लोगों को सबको याद ही होगा, अगर आपकी किसी भी कोयले में अगर कार्बन की मात्रा जो है वो 100% आपकी हमारी अगर हो जाए ना, तो उसी वाले कोयले को आपकी क्या बोल दिया जाता है, हीरा या डायमंड। तो इसका मतलब कार्बन का अगर ये बोला जाता है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है आपकी, वो क्या होता है, वास्तविकता में हीरा या डायमंड होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो प्रकृति का सबसे कठोर तत्व उपस्थित आपकी होता है। ये देखो पूरी जानकारी हो गई भाई। कम से कम आपको पता तो हो कि जेईटीपी क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमने ईएसजी पर क्यों हम लोगों ने बातें करी हैं, कोप 27 से इसका लेना देना क्या है, कोप 15 से भी फिर इसका लेना देना है या नहीं है, पर्यावरण से क्या मकसद होता है, एनर्जी से क्या मकसद होता है, क्यों लोग हम इसका डिस्कशन करें, पूरा एक इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा टॉपिक है। आप पढ़ो, बनाओ नोट्स, अब आएंगे इससे रिलेटेड। अब शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी तो भी हम बता देंगे, कोयले से क्वेश्चन आता तो भी हम बता देंगे, एनर्जी से क्वेश्चन आता तो भी हम बता देंगे, ग्रीन एनर्जी क्या होती है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो भी हम बता देंगे। भारत इसका विरोध करता है, भारत ये कहता है कि इतनी जल्दी आपकी चीजों को रिप्लेस करना आपकी सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोयले के बहुत ज्यादा भंडार है, बहुत ज्यादा हमारे पास आपके रिसोर्सेज है, हमारे पास इतने ज्यादा लोग आपके कोयले के व्यापार में लगे हुए हैं, कोयले में आपकी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, कि हम इतनी जल्दी चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ चीजें मैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ आपके कोयले की खाने हैं जो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखो भारत में एक सबसे प्रमुख खान है आपकी कोयले की, झरिया नामक खान, ये इस समय आपकी झारखंड में है, इसको आप लिख लेना भाई। एक है आपकी कोयले की खान है आपकी रानीगंज, ये इस समय आपकी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है ना। एक कोयले की खान और है आपकी धनबाद, धनबाद कोयले की खान जो है आपकी हमारे भारत में अगर हम बात करें तो धनबाद कोयले की खान, और झारखंड सॉरी, ये जो आपकी धनबाद है और एक आपकी रामगढ़, ये कोयले की खाने जो है ये भी दोनों आपके झारखंड में, ये भी झारखंड में। एक है आपकी सिंगरौली, सिंगरौली ये कोयले की कुछ खाने हैं, अगर आपने नाम भी याद कर लिए क्वेश्चन पक्का हो जाता है, लेकिन कम से कम हम लोग आपकी हमारी करेसों से, ये आपकी कोयले की खान जो पड़ती है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। एक आंकड़ा और मैं बता देता हूँ, भारत में सर्वाधिक, लिख लेना भाई, भारत में सर्वाधिक तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है, अभी हम बात कर रहे थे पीछे, तापीय विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा हमारे भारत में, वो पहले नंबर पर आपकी महाराष्ट्र राज्य करता है, महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी गुजरात करता है सर्वाधिक, है ना। तीसरे नंबर पर आपकी, आप लिख लेना, ये आंकड़ा आया भी था, उत्तर प्रदेश करता है, और चौथे नंबर पर आपकी पश्चिम बंगाल करता है। कितने सारे आंकड़े हैं, एक एक लाइन के कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन समझ में सी तो बनेंगे कि भारत में सर्वाधिक तापीय विद्युत का उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। सेकंड आपकी प्लेस पर कौन सा आता है, गुजरात आता है, और फोर्थ पर कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है। कोयले की कुछ खानों के आपके नाम ये हैं। भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कोयले की खान जो है वो झारिया आती है, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करती है।
अब आप लोगों को कम से कम पता तो हो इनके बारे में, ये पूरी डिटेल। एक ही न्यूज को बेस बनाए, एक टॉपिक आपकी क्लैरिफाई करें, सब्जेक्ट आगे आगे हो जाएंगे, हो जाएगी स्टडी आपकी, अब आएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एनर्जी हो आपके शरीर में, एक जोश होना चाहिए, एक एनर्जी, और आपको पता हो कहाँ से आपकी न्यूज चल रही है। ऐसे नहीं कि समसमाई के हमने रोज आपकी 150 क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आता वहां से, आपकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एक एक लाइन के क्वेश्चनों से कुछ नहीं होता। इसलिए कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल के बारे में ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। जितने भी ग्रुप हैं प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी ग्रुप्स में अपने हमारे इस चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइक करें, और बहुत सारे आपके लोग मिलकर सभी लोग हमारे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाएं, जिस भी स्थान पर आप रहते हैं सभी लोगों को सब्सक्राइब भी कराएं, सभी लोगों को चैनल के बारे में जानकारी बताएं, और एक बार कोशिश करें कि पढ़ाई हम सब लोग मिलकर इस प्रकार करें। इन्हीं उम्मीदों आशाओं के साथ एक बार फिर आपसे कल एक बार फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई के साथ बने रहिए।